आ जाओ सब बच्चे, थोड़ा ध्यान लगाओ। तो तैयार हो पढ़ने के लिए? कोई दिक्कत? किसी को कोई आपत्ति हो, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी मैं पढ़ाने वाला नहीं, डायरेक्ट किया है कि पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। पहले मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से पेपर में काम का होगा और कितना काम का होगा, और हमारी जो पढ़ने की प्रक्रिया हो किस प्रकार होगी। क्या आपको क्वेश्चन भी देखने होंगे, मुझे ही क्वेश्चन देखने होंगे सिर्फ, या आप भी क्वेश्चन देखोगे घर जाकर? समझ में आया बात? है किस लेवल का होगा, कितने लेवल तक होगा ना। अब यहाँ लिख दिया गया यूपीएससी, क्या यूपीएससी के लेवल का ही? पीसीएससी लिख दिया गया, अदर एग्जाम इसका। और एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दो तुम, आज सबसे पहली बार अगर मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी ना, ये एक विषय था, ये सबसे पहला विषय मेरा यही था। क्यों? तैयारी करने के दौरान मुझे इससे इंटरेस्टिंग विषय लगता ही दिन, इसके बाद ही मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े। ठीक, और मेरा मतलब एक अलग ही प्रकार की रुचि इस प्रकार के सब्जेक्ट अंदर के बाद जानते चले जाना, पहाड़ पर्वत नदियाँ, गजब का प्रावधान। मतलब अपने भारत के बारे में जैसे जानकारी नहीं है, बेवकूफ़ समझता हूँ मैं सर। और जब पढ़ने के बाद जो घूमने का मजा हाँ, बस दिल गदगद हो जाता। ठीक, चलिए खास और कहाँ पढ़ने वाले हैं, मतलब कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये भी बात करने वाले कि कौन कौन से पेपर में काम करने वाले हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे ना, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है आपका जिसमें ये सब्जेक्ट नहीं जुड़ने वाला। यानी भूगोल इतना ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बोरिंग टाइप का विषय नहीं, मैं इसे इतना आसान और रुचिकर बना दूंगा ना, आप इसे ना गाजर मूली की तरह काट दोगे। कैसे? समझ में आया? इतना आसान और रोचक बना दूंगा, इतना रुचिकर आपको बना के छोड़ दूंगा इस विषय को। लेकिन मैं ना क्वेश्चन की भी बात करूंगा। क्वेश्चन कौन से? जो पीसीएससी परीक्षा में आए हुए, कौन से जो वनडे एग्जाम में आए, सारे क्वेश्चन पेपर उठा लेना, कितने भी कहीं के भी, यहाँ तक यूपीएससी के एग्जाम से लेकर नेट के एग्जाम के लेवल तक, टोटल बड़े से बड़े एग्जाम के लेवल तक। समझ में आया बात? ये ठीक, तो हम बड़े से बड़े एग्जाम की भी बात करने वाले, ऐसी बात नहीं है। और ये भी समझेंगे जियोग्राफी के जी से समझेंगे, अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे, लास्ट तक। ठीक, तो ये भारतीय भूगोल है। भारतीय भूगोल में बहुत सारे चैप्टर मौजूद है। इसके बाद जब हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके होंगे ना, उसके बाद आपको मेंस के क्वेश्चन लिखना बताएंगे कि जो मेंस के क्वेश्चन में कैसे लिखे जाते हैं, बड़े पेपर में क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं। बड़े जो पेपर होते हैं जैसे मेंस के पीसीएस के हुए, सारे क्वेश्चन यही करा देंगे आपको। अगर यूपी पीसीएस के हुए, बिहार पीसीएस के हुए, उत्तराखंड पीसीएस के हुए, सारे क्वेश्चन आपको दिन प्रतिदिन देंगे। जितने भी क्वेश्चन दे जाएंगे चैप्टर पढ़ाने के बाद, वो आपको लिख कर लेकर आने होंगे। समझ में आया बात है? मैं चेक करूंगा आराम शांति के साथ, वही पुरानी प्रक्रिया जैसे हम करते थे, समझ, जैसे हमने विश्व भूगोल में करा। अब हम क्या करने वाले, भारतीय भूगोल की खास बात ये भी होगी, जितने भी आप विषय पढ़ोगे, कितने विषय पढ़ोगे इसके आसपास, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अलग ही प्रकार का उनका लेवल होगा पढ़ने का आपका, मतलब ज़्यादा रुचि डेवलप होगी अन्य विषयों में। एक खास बात होगी सब्जेक्ट की। दूसरी, अब कहाँ काम आने वाला, कोई सा भी पेपर दे लो भारत के अंदर, कोई सा भी, अगर आप जीके की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हो, कुछ नहीं आता ना तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है सब्जेक्ट का। समझ में आया? अब देखो, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके घर में सौ का बस, सुनो, घर में मैप लगाने का इंटरेस्टिंग है बस। आज तो यूं नहीं पता, वो मैप एक बार तो लगाया था जीवन में, कभी मैप उठा के देखा नहीं था क्या उसके अंदर, 2 या दिन तो स्टडी करा, मैप पढ़ना भी नहीं आता। तो सब चीज़ें तुम सीखते चले जाओगे, कहाँ से पर्सन बनते और कैसे कैसे पर्सन बनते। इसके बाद ही हमारी प्रक्रिया होगी। मैं साथ साथ ही बता दूंगा कैसे तुम यहाँ से पॉइंट निकाल कर लिख सकते हो आराम से, और कितने कैसे पर्सन आते हैं, कितना वेटेज है पेपर में। लेकिन मेरा जो फोकस होगा वो यूपीएससी को लेकर होगा, इसी एग्जाम को टारगेट करूंगा मैं, सारे इसके अंदर ही समाहित हो जाएंगे। बाद में जाकर तुम्हें इसे खुद ही आभास होगा कि भाई जी का जो लेवल है ना पढ़ाने का, इसी लेवल का पढ़ाने का। समझ में आया बात? ये ठीक, बाकी सब इसके अंदर ही कवर हो जाता है, सब टोटल A to Z। समझ में आया बात है? जैसे मैंने उत्तर पूछा, तो एक पर्सन पूछा तुमसे कि बताओ कर्क रेखा का नाम कर्क रेखा ही क्यों हो। ठीक, तो यहाँ मतलब मैं नहीं मानता कि नहीं पता होगा, किसी को पता होगा तो बहुत गहरे अध्ययन करने वाला इंसान होगा, 5-7 साल तक स्टडी कर रहा होगा। आपको कैसे पता? हालांकि मैं कोई मास्टर से नहीं किया इसमें, नहीं कोई मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा, बस इंटरेस्ट हो अपना अपना। इतनी मोटी मोटी मैंने किताबें पढ़ रखी, यानी 10-12 किताबों का मैंने ठीक ठाक तरीके से जियोग्राफी पर अध्ययन कर रखा। 10-12 किताब थोड़ी नहीं हुआ करती, बहुत किताब। मेरी लाइब्रेरी में इधर देख लो, तुम उधर देख लो, कई सारी किताबें मिल जाएगी। जो छात्राएं कल किताबें लगाती उन्हें दिख रहा होगा भूगोल की कितनी सारी किताब थी। वे जो किताब थी वे वैसे नहीं थी किताबें, वे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के बाद वहाँ रखी जाती है। समझ में आया कि मुझे कोई लाइब्रेरी तैयार करनी, मेरी खुद की पर्सनल स्टडी करने के बाद किताब रखी है। समझ में आया बात है? बिना तथ्य के और प्रमाण के मैं इस बात कोई बात बोलने वाला नहीं, ना मैं बोलता। समझ में आई बात है? पहले मेरे पास तथ्य होंगे, प्रमाण होंगे, तभी मैं दूसरे वाले को सामने बंदे को तर्क देता हूँ। ये बात सही गलत है? समझ में आया बात है? उसके बाद लिखना तो मैं आपको सिखाई दूंगा, ये तो आपकी गारंटी। दूसरी बात, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, पढ़ा मैं आपको पहले भी चुका, कुछ छात्र हैं पढ़े हुए, मैं याद करवाने आया हूँ। समझ में आया बात है? ये सोच रहे थे पता नहीं क्या करने वाले हैं, मजाक करने आए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात है, मैं आपको याद कराने आया हूँ। ठीक है, दूसरा माइक आपके हाथ में ही होगा। ठीक, सवाल तो पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ने की, इतना तो मैं आपको सक्षम बना दूंगा, सवाल पूछने की जरूरत नहीं। फिर भी आपत्ति हो तो पूछ लेना,
क्योंकि मेरा ऐसा मानना, मैं लगभग पूरे ही भारत में तो घूम लिया, एक भी राज्य तो स्टेट ऐसा नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन बाद में सिक्किम जाने का मौका मिल जाए, 2-4 दिन बाद सिक्किम जाने का मौका मिल जाए, समझ पाया बात है। तो लगभग सब घुमा हुआ है, जितने भी नॉर्दर्न स्टेट हैं हम घूमे हुए, उत्तर के स्टेट भी सब जगह, और दक्षिण में भी लगभग सभी जगह, सभी स्टेट हम घूमे हुए, समझ आई बात है। तो आधी तो जानकारी हमें वैसे ही मौजूद है, लेकिन अध्ययन करने के दौरान जो सीखने को मिलता है ना, वो मतलब अलग ही दिलचस्प नज़ारा हो उसका, ज़्यादा ही रुचि करे विषय, समझ में आया। बोरिंग मत समझना बिल्कुल भी। तो स्टार्ट करें, सब एग्री हो, कोई दिक्कत। हम कहानी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले भारतीय भूगोल की बात कर रहे हैं। भारत शब्द का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन का मतलब भी बताएंगे, जियोग्राफी का मतलब भी बताएंगे। लेक्चर कहाँ कहाँ काम आएगा, यूपीएससी में काम आएगा, पीसीएस में, अदर जितने भी एग्जाम होंगे, मेन टारगेट यही होगा, समझ में आए बात है। मेन टारगेट ये होगा, अंतिम सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको यही आभास होगा कि अब भैया जी लेवल बढ़ा रहे चैप्टर का, लेकिन स्टार्टिंग में आपको आभास नहीं होगा क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो ना, बच्चे को आता है उसमें आनंद, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यूपीएससी में किसी काम के लिए, समझ में आया बात है। क्यों, पढ़ने के बाद एनालाइज करने की क्षमता जिसके पास होगी ना, वो यूपीएससी का एग्जाम, समझ में आया बात है। एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, ये हुआ, ये हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे कितने क्वेश्चन बना सकते हो। टॉपिक पढ़ने के बाद आप 1000 क्वेश्चन खुद बना सकते हो, समझ में आया बात है। और आपके पास जो भी बुक मौजूद हो, एक बुक ले लेना, बताऊंगा मैं कौन सी बुक, घटना चक्र होगी, उसके अंदर सारे क्वेश्चन देखते चले जाना, टिक टिक करते चले जाना, और आपको ना ये भी पता होगा ये है तो ये इसका उत्तर क्यों हुआ, इसके उत्तर क्यों हो, कारण उसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतनी मैं गारंटी देता हूँ, सब कुछ तो आपको पता होगा, और उससे ज्यादा पता होगा जो किताब में लिखा हुआ, उससे ज्यादा पता होगा जो किताब में लिखा हुआ, ठीक। और अभी मेरी क्लास पढ़ने के बाद आप जैसे बाहर निकलोगे ना, सब कुछ आपके दिमाग में रह जाने वाला, समझ। और आप पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद कंफर्टेबल महसूस करोगे, वाह क्या गजब का विषय था, ठीक। अच्छा, गजब विषय नहीं है था, गजब पढ़ाने वाला था, मतलब गजब पढ़ाने का तरीका था, समझ में आया बात है। कोई दिक्कत, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, अच्छा पहली बार क्लास में बैठे हो। स्टार्ट करें, अरे स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहली बार नंबर फर्स्ट, यार ये भूगोल है, भूगोल जो आप भूगोल चिल्लाते रहते हो, भाई जी जरा ये बताओ भूगोल का मतलब क्या हो। जो भूगोल आप चिल्लाते रहते हो, भूगोल का मतलब क्या हो। अरे भाई भूगोल को हिंदी में ना समझो, भूगोल को जियोग्राफी इंग्लिश वाला वर्ड समझो। इसमें जो जियो का मतलब हो पृथ्वी, भू धरा, भू का मतलब धरा हो, धरा का मतलब पृथ्वी हो, इंग्लिश में कहते हैं जियो का मतलब क्या हो, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब हो टू स्टडी, दूसरी भाषा में कहते हैं अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना ही भूगोल कहलाता है। बता दोगे किसी को, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, समझ में आया। भू का मतलब वो धरा का मतलब पृथ्वी, उसी का पर्यायवाची, बात समझ में आई, ठीक। नेक्स्ट, लेकिन ये जियोग्राफी जो शब्द आप देखते हो ना, ये जियोग्राफी शब्द ये कोई इंडिया की भाषा का शब्द नहीं है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा। कहते हैं सबसे पहली बार ये नाम है इरेटोस्थनीज, नाम याद रखना। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था जियोग्राफिया, और वहीं से इनकी उत्पत्ति हुई जियोग्राफी शब्द की। नाम देख लो, इरेटोस्थनीज। इन्हें ना प्राचीन भूगोल का पितामह कहा जाता, आधुनिक भूगोल का पितामह नहीं, प्राचीन भूगोल का पितामह। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता, प्राचीन भूगोल का पितामह किसे कहा जाता और क्यों कहा जाता। प्राचीन भूगोल का पितामह किसे कहा जाता, इरेटोस्थनीज। तो चुप, आप प्राचीन भूगोल की बात करें, क्यों कहा जाता, क्योंकि उनके द्वारा किताब लिखी गई थी, उसका नाम था जियोग्राफिया। कौन सी गाफिया, जियोग्राफिया। कौन सी ग्राफिया, अच्छा कौन सी किताब लिखी गई थी, जियोग्राफिया। ये जियोग्राफी शब्द वहीं से निकल गया हुआ, कौन सी भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा। अच्छा, प्राचीन भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज। अभी आपके दिमाग में सेव हो चुका होगा। क्या जियोग्राफी का अर्थ समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। कौन सी भाषा का शब्द, अच्छा जो प्राचीन भूगोल हमारा, उसका पितामह किसे कहते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन जो आधुनिक भूगोल, आज के समय का जो आप भूगोल देखते हो, इसका पितामह मैं आपको जब वो पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ाऊंगा ना, उसके दौरान भी बताऊंगा। आधुनिक भूगोल का पितामह अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को बोलते हैं, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट।
इसकी मैंने एक बार तुम्हें कहानी भी सुनाई थी, आया समझ में? यो जुराल पर्वत को पार करते हुए यूरोप सब चीज आया था, पूरे दुनिया में घूमा था। इसकी एक जबरदस्त लव स्टोरी, वो कभी और चर्चाएं करूंगा। समझ में आया बात? ये अलेक्जेंडर हमबोल्ट की कहानी, बात समझ में आया? इतना बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? आधुनिक भूगोल का पितामह किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर हमबोल्ट। अलेक्जेंडर हमबोल्ट फकीर था, फकीर यो, याद रखना बात। या अलेक्जेंडर हमबोल्ट इसे आधुनिक भूगोल का पितामह कहते हैं। आप तो भारतीय भूगोल पढ़ा रहे थे, पढ़ लो, जब भूगोल की सामान्य जानकारी दी जा रही है, अभी इंपॉर्टेंट हो गई जानकारी। 2 तो % तुम्हारे तैयार हो चुके। नंबर फर्स्ट, प्राचीन भूगोल का पितामह कैसे कहते हैं। नंबर दूसरे वाला कि आधुनिक भूगोल का पितामह कैसे कहते हैं, बता दोगे? ठीक। उसके बाद लेकिन देखिएगा, जो भारत जैसे शब्द है ना, भारत के संविधान के अंदर भी इसका जिक्र किया गया। ये तुम भली भांति प्रकार से जानते हो, किया गया। बताओ कौन सा अनुच्छेद हो जिसके अंदर जिक्र क्या हुआ? अनुच्छेद 1, उसमें कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट ऑफ द इंडिया, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, भारत राज्यों का संघ होगा इंडिया। और जैसे भारत जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया। इतना ही नहीं, भारत जैसे शब्द का, उसके बाद भूगोल का तो अर्थ तुमको बता ही दिया, तो नाम क्या बन गया? भारतीय भूगोल। इतना ही नहीं, अरे भाई साहब, तुम पुराण ग्रंथ जैसे ही पढ़ोगे, पुराण ग्रंथ पढ़ने के दौरान आप भारत का ऋग्वेदिक काल पढ़ोगे। ऋग्वेदिक काल के अंदर एक वायु पुराण आता, वायु पुराण के अंदर शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, प्रेम कथा का जिक्र मिलता होगा। उनके पुत्र का नाम भी भरत था। शायद उन्होंने पूरे भारत के ना जितने अंदर छोटे छोटे राज्य थे, उनका सबका एकीकरण करने के पश्चात पूरा एक साम्राज्य तैयार किया था। शायद उनके नाम पर ही भारत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा हो। भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा हो। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, लेकिन आप वैदिक काल वेदों को पढ़ने पर ना, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि भरत के नाम पर पढ़ा। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी थी, वो बाद में सुनाऊंगा कभी, जब इतिहास पढ़ाऊंगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? तो बताओ भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, ये बता दोगे? जो ऋग्वेदिक काल के अंदर ना, ऋग्वेदिक काल के अंदर जो वायु पुराण के अंदर शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रेम कहानी थी, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम भरत था। और भरत इसलिए फेमस था, पता किस लिए फेमस था भरत? बताओ किस लिए फेमस था? क्योंकि उसने ना भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनका सबका एकीकरण किया। एक करने के पश्चात शायद उसके नाम पर ही भारत का नाम भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा हो। यस और नो? किसी छात्र को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, किसी को आपत्ति हो? इतना बता दोगे? इतना ही नहीं, अब भारत के बारे में थोड़ा और चलते हैं, और जानकारी लेते हैं, भारत की जानकारी लेते हैं। ठीक, अब ये डाटा ना, ठीक, तुम इसे घर से लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट करते चले जाना। ठीक, और सब आपको वीडियो से ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मेरे समय की बचत होगी। इतना सब समय नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ क्लास में खड़ा होकर लिखाऊंगा तुम्हें। समझ में आया बात है? जैसे तुम इकोनॉमिक्स की वीडियो देखते हो ना, ऐसे ही आपको ये सारा का सारा डाटा घर से नोट करना होगा। समझ में आया बात है? कोई प्रॉब्लम? मैं साथ साथ बता के चलूंगा कौन कौन सी हेडिंग बनानी होगी। कोई प्रॉब्लम? जियोग्राफी का मतलब समझ में आया? बता दोगे दूसरों को जियोग्राफी का क्या मतलब होगा? ठीक, लेकिन अब हम बात करते हैं यार, चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम है हमारे, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, इंडिया एक्सटेंट एंड लोकेशन। यार इंडिया है कहाँ? ये इतनी बड़ी पृथ्वी है हमारी, ये जिसका व्यास भी बहुत, व्यास पता इतना 12,000 है इसका, लगभग 12,000 के आसपास व्यास है इसका। तो ये बताओ, इतना लंबा व्यास है, इतनी बड़ी पृथ्वी, 12,000 किलोमीटर के आसपास का व्यास है इसका, इतनी बड़ी पृथ्वी है, भारत है कहाँ स्थित? ये भी तो देखते हो। इसके अंदर भारत की स्थिति कहाँ से, उसका विस्तार कहाँ से, ये जानना चाहते हो? ये चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। आप 9th क्लास के एनसीईआरटी खोलकर भी पढ़ सकते हो चैप्टर को। ठीक, लेकिन जब पढ़ोगे, जब मैं पढ़ा दूंगा, समझ में बात है? एनसीईआरटी के अलावा कोई अच्छी बुक नहीं है। 6th क्लास के एनसीईआरटी और 9th क्लास के एनसीईआरटी और 11th क्लास के एनसीईआरटी, ये पढ़ लो, बेस्ट एनफ किसी भी एग्जाम के लिए। समझ में आया बात है? इससे बेस्ट कोई सोर्स नहीं है। उसके बाद, और मैं यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, रियलिटी बात भी यहीं से पढ़ा हूँ। सबसे पहले बार मैंने ये अध्ययन किए थे, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक पर चला गया। स्टैंडर्ड बुक जब भी रेफर करना, जब आपका एनसीईआरटी कई बार रिवीजन हो चुका हो। अब ऐसे तुम्हें तो ऐसे होंगे नहीं कि एक बार पढ़ लो, मैं एक ही बार पढ़ता हूँ किसी किताब को, दोबारा नहीं पढ़ता, आदत है बस एक प्रकार की। ठीक, मुझे चाहिए नया कंटेंट। कौन सा? चला जाओ। तो भारत की स्थिति में विस्तार। अच्छा, भारत की स्थिति देखो, भारत है कहाँ स्थित? भारत देखो कहाँ स्थित है पृथ्वी के अंदर, भारत कहाँ स्थित है? भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, अब देखो, ये हमारा अर्थ हमारा है, पृथ्वी हमारी है। अच्छा, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये ना पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, इसका नाम पता क्या?
इसका नाम है 0 डिग्री। इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत, सबका मतलब बताऊंगा, डोंट वरी। इसे कभी कभी हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू का मतलब पृथ्वी, मध्य बीच में से काट देने वाली रेखा, मध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का भाग देख रहे हो, इसके नीचे का भाग देख रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे अक्षांश खींचे गए, ऐसे ऊपर बहुत सारे 90 अक्षांश ऊपर खींचे गए, 90 अक्षांश नीचे खींचे गए, काल्पनिक तरीके से खींचे गए। ये सब की जिक्र करेंगे हम, कैसे खींचे गए, क्यों खींचे गए। अभी थोड़ा समझ लो, अभी भारत की स्थिति समझाने जा रहा हूं। ये आपका जो प्यारा प्यारा सुनहरा सुनहरा भारत है ना, इस पृथ्वी के अंदर कहां मौजूद है, समझा? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अक्षांश रेखा खींची गई है, ये है नहीं, काल्पनिक तरीके से खींची गई। ये कोई रेखा नहीं है। वर्त एक प्रकार के, सर्कल एक प्रकार के, जैसे एक बोल ले लियो, उसके चारों तरफ सर्कल खींच दियो, समझ में आया बात? या सर्कल एक प्रकार के वर्त है, समझ में आया बात? ये ठीक। और ऐसे खींचे गए 90 ऊपर और 90 नीचे, ठीक, ऐसे नीचे 90 अक्षांश रेखा नीचे, 90 ऊपर, तो टोटल कितनी होगी? टोटल कितनी हुई? तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? 90 ऊपर 90 नीचे, एक जीरो वाली भी होगी। 90 ऊपर और 90 नीचे कितनी होगी? गलत जवाब। अब दोबारा सुनना ध्यान से। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी बताइए आपने? 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? कितनी? कितने बचे हैं? कह रहे 180 होगी। 90 ऊपर 90 नीचे। अरे भाई एक फेवरेट सवाल बताने जा रहा हूं, तुम अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो? तो गिन लोगे। 90 ऊपर हुई, 90 नीचे हुई, तो कितनी हुई? 181 हुई। सबको यही पता, गलत जवाब। ये कहता हूं, ये गलत जवाब। जी जो अध्ययन करते हो ना तुम, ये पता कौन से लेवल का? बच्चू लेवल का अध्ययन करते हो, बच्चू लेवल का। ऐसे जो गांव में गुड्डू भैया के भाईजी पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, बिटवा, वो बिटवा पढ़ता, वो बिटवा वाली पढ़ाई छोड़ दो। हाँ बिटवा वाली पढ़ाई, बिटवा वाले में पढ़ाई जानते क्या? अच्छा बिहार में बोलते हैं, सुनूंगा। पहले सुन लो ध्यान से। अक्षांश रेखाओं की संख्या ना, अक्षांश अलग हो, अक्षांश रेखाओं की संख्या अलग हो। सबसे पहले यही नहीं पता तुम अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश हो और अक्षांश रेखाएं अलग हो। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो। जी हाँ, अक्षांश रेखाओं की संख्या। आप कहोगे क्या पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो? यस, यूपीएससी ने यही सवाल का उत्तर मान रखा। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो, अक्षांशों की संख्या 181 हो। समझ में आए? अक्षांश ऐसा कैसे बता दोगे आप? थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो। ये भी तो कह रहा था, पहले भारत को ही देख लो, अक्षांश रेखाओं को बाद में देख लियो। तो ये ज्यादा जो खून तुम्हारा ना, उस उम्र में एक खास बात है, ठीक, पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्या नहीं है? जो तुम्हारे जो उम्र है ना, इसमें बस एक ही काम खतरनाक हो, वो पेशेंस। धैर्यवान नहीं है मनुष्य आजकल। सुन लो ध्यान से, तो पता लगा उतरा थोड़ा बुखार। सुन लो, ऊपर का जो भाग है ना, विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा के जो ऊपर का भाग आपको दिखाई दे रहा, इसे ना उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कौन सा गोलार्ध? विषुवत रेखा के नीचे का भाग कहलाते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? कौन सा गोलार्ध? तो यहाँ बैठने के बाद यार तुम्हारे बंदे में जोश जुनून क्यों नहीं है? कजली की यही खास बात एकदम सीख जाती है। समझ में आया बात है? ऊपर का भाग कौन सा? नीचे का? दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, जो ऊपर का भाग जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, ऐसी ऐसी अक्षांश रेखाएं ना, ये तो अक्षांश रेखाएं हैं जो क्षैतिज रूप में खींचेंगी, इन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ऐसी ऐसी और रेखाएं खींची गई, ठीक है। किसके द्वारा खींची गई वो बात करने वाले हैं, बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले इस बार। समझ में आया नहीं? यार ऐसी ऐसी और रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं का नाम पता क्या है? देशांतर रेखाएं। इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, एटीट्यूड नहीं, लैटिट्यूड। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ रेखा खींची गई। अब ये भारत, ऊपर का भाग कौन सा कहलागा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का भाग कौन सा कहलागा? अरे भाई साहब, इस वाले भाग को बोलते हैं पूर्व। पूर्व, पश्चिम, सॉरी पश्चिम। इस भाग को बोलते हैं पश्चिम। पश्चिम, इसे बोलते हैं पूर्व। पूर्व, इसे बोलते हैं उत्तर। इसे बोलते हैं दक्षिण। दक्षिण, ये तो जानते हो। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन भारत ना, भारत यहां स्थित है।
ये बनाया गया। अब बताओ भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध? भारत कहाँ स्थित होगा? जो मैं आपको यहाँ स्थिति बता रहा हूं ना, पीसीएस में यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा गया भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। सवाल 50-50 शब्दों पर सवाल लिखने पड़ते हैं। समझ में आया बात? या उत्तराखंड पीसीएस की बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो यूपी पीसीएस की जो प्रकृति है वो बदल चुकी। जो यूपी पीसीएस है ना, उसकी तो प्रकृति बदल चुकी, उसका जो पैटर्न यूपीएससी वाला हो चुका। लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि यूपीएससी का लेवल टच करता हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता। समझ में आया बात? या लेकिन गहराई से अध्ययन कर रखा होगा ना, तो क्वेश्चन आपका ब्लैंक नहीं जाने वाला बिल्कुल भी, आप लिख ही दोगे कुछ ना कुछ। समझ में आया बात? या तो बताओ भारत का कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिण गोलार्ध में? पूर्व में कि पश्चिम में? कहाँ पश्चिम? अरे भाई साहब, इतना देखो, हम ऐसे कह सकते हो, इधर देखो, इधर देखो, उत्तर में नहीं स्थित है, पूर्व में स्थित नहीं है, तो उत्तर पूर्व का देश है भारत। भारत को बोलते हैं उत्तर का और पूर्व का देश है। भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। किसका? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश। मैं तो ये सिंपल सिंपल भाषाएं बहुत बोल के बता रहा हूँ, वहां तो सवाल पूछा हुआ, तो ये बात समझ में आई है? ठीक, आता होगा तो और भी गहराई बात आपके जो आपने पढ़ रखा ना, उसमें और भी सुचारू रूप से आप संचालित कर सकते हो, अपने ज्ञान को प्रसारित कर सकते हो, बड़े लेवल पे लिख सकते हो जाकर। समझ में आया बात? या दूसरा, मैंने पहले कह दिया, मैंने कहा जितना ही पढ़ रखा ना तुम ना, वो तो तुम्हारा ऐड हो जाने वाला। दूसरा, आपके पढ़ने में ना और भी सारगर्भिकता आएगी। समझ में आया बात? है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, चलिए इतना बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? भारत की स्थिति विस्तार पता लो। भारत कहाँ स्थित है? बता दो भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। कहाँ का देश है? कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यार, ये अक्षांश रेखा का ड्रामा क्या है, ये देशांतर रेखाओं का ड्रामा क्या हो, कौन सी अक्षांश रेखाएं हो, कौन सी देशांतर रेखाएं हो, और कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के क्या क्या नाम हो। तो पहले मैं आपको अक्षांश रेखाएं समझाना चाह रहा हूँ कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अभी तुम भारत की स्थिति समझ रहे थे, भारत की स्थिति पता लगी कहाँ? बता दोगे? अब आप नोट्स में कैसे लिखोगे? ऐसे हेडिंग बनाओगे भारत की स्थिति, उसके अंदर एक ही लाइन लिख दोगे, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, ये वाला डायग्राम बना दोगे अपने समझने के लिए। समझ में आया? ऊपर लिख दोगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे लिख दोगे दक्षिणी गोलार्ध। नोट्स भी बनाने बता रहा हूँ कैसे बनाने होते हैं। 1-2 क्लास तक इस तरह ही तुम्हें ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। यस और नो? कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ तक? समझ में आई? ठीक, और भी सुनो, और तुमसे सुनूंगा भी मैं। अभी हम समझाने जा रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अभी हम अक्षांश रेखाएं समझाने वाले। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ठीक, हम इस तरफ कर देने वाले। ओके, अक्षांश रेखाएं। वाओ, कितना सुंदर बना है ना? ठीक है, अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, क्या अक्षांश रेखा वास्तव में अक्षांश रेखा है? अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, और अक्षांश क्या हो? अक्षांश रेखाएं क्या हो और अक्षांश क्या हो? ठीक, तो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा, एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई पृथ्वी को, पृथ्वी के पास एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई। इसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश इसे बोलते हैं। 0 डिग्री आप अक्षांश कह दो, 0 डिग्री चैनल भी कह सकते हैं इसे। 0 डिग्री चैनल, जो मेरे मुख से निकलने वाली शब्दावली है ना, सारी यूज कर लेना, सब लिख लेना। यूं नहीं पता कौन सी शब्दावली, पेपर में आ जा। समझ में आया बात? क्या 0 डिग्री अक्षांश कह दो, 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश कह दो, आया समझ में? या 0 डिग्री अक्षांश ने कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यह एक दूसरा नाम भी है इसका, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य। अरे भाई साहब, 0 डिग्री, यही तो 12, जितने भी देश यहाँ बसे हुए ना, जितने भी यहाँ देश बसे हुए, इस देश के आसपास 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो। यहाँ यही ऐसा समय, यही ऐसी रेखा यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रातें होती है। सूर्य की किरणें साल भर खड़ी पड़ती है। इसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी देश बसे हुए ना, वहां साल भर वर्षा होती है। ITCZ का क्षेत्र भी इसे ही कहते हैं। समझ में आया? हम चीज को सिर्फ एक ही नजरिए से देखने वाले, अपने चश्मा उतारने वाले, चश्मे उतार कर ना चारों तरफ 360 डिग्री कोण पर घूम जाने वाले। भारतीय भूगोल का चश्मा नहीं, आज हम विश्व भूगोल से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे सर। समझ में आया बात? क्या मैंने जितना भी मेरे पास ज्ञान है ना, जितना भी बटोर रखा सारा, जितना खजाना मेरे दिमाग में मौजूद है, वो सारा डाटा ही डाल दूंगा आराम से। इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बचने वाला। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है।
समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो साल भर वर्षा ही होती रहती है। लेकिन क्या 0 डिग्री अक्षांश कह दो, विषुवत रेखा कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, या दूसरी भाषा में नहीं समझ भी कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, याद रहेगी बात? या 0 डिग्री इक्वेटर, बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब जरा एक बात बताओ, ये जो अक्षांश रेखाएं आप चिल्ला रहे हो, कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं चिल्ला रहे हो, जरा ये तो बताओ कि अक्षांश रेखाएं, आप रेखाओं को आप कोण कैसे कह देते हो? 2 डिग्री, कोण का मतलब तो डिग्री का मतलब तो कोण हो, 5 डिग्री। आप रेखाओं को खाली एक रेखा कैसे कोण बना रही? अरे भाई एक रेखा कैसे कोण बना रही? कोण तो जब बनता होगा जब 2 रेखाएं आपस में मिल जाती होगी, इनके बीच का एरिया ये वाला कोण कहलाता था। यहां तो एक रेखा को आप कोण कह रहे, कुछ ना कुछ तो होगा, और जानते हैं इसके बारे में। दूसरे वाली, मान लो 1 डिग्री रेखा आई है, ठीक, देखो मान लो हम यहाँ 1 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ एक बिंदु मान लिया केंद्र होगा, क्योंकि प्रत्येक गोले का एक केंद्र हो, प्रत्येक गोले का एक केंद्र हो। समझ में आया बात है? केंद्र से लेकर तल तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या जब कहते हैं यहां से लेकर मान लो यहाँ तक, ये 1 डिग्री होगा ये वाला कोण। चंदा देखा दो ना, चंदा आया समझो? चंदा कौन था? चंदा, अच्छा फ्रेंड था आपका चंदा, अच्छा फिर तो ठीक। इसे बोलते हैं 1 डिग्री, इसे मान लो 1 डिग्री। ये तो कोण बना ना, ये तो कोण बना, ठीक। मान लो 2 डिग्री का कोण आया, 2 डिग्री का कोण, ये 2 डिग्री होगा। ऐसे ही तो चंदे में बढ़ते चले जाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक टाइम ऐसा रहता है बिल्कुल 90 जाता। आया समझ में? चंदे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चंदे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कुछ नहीं बोलते, डी, सब बात। अब ये बताओ, बात तो करो बिल्कुल, ये बताओ इसे ना ऐसे मिला दो, इस रेखा को ऐसे मिला दो, मिला दिया, इसे यहां से मिटा दो, मिटा दिया, ओहो वाओ, ये तो 1 डिग्री वाली लाइन बन चुकी। हाँ, यानी वास्तव में अक्षांश रेखा कोई अक्षांश रेखा नहीं है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई तो 1 डिग्री का कोण है एक प्रकार का हो। समझ में आया? ऐसे 2 डिग्री रेखा खींची गई और यहाँ जैसे रेखा खींच दोगे तो 2 डिग्री ये वाली रेखा खींच दोगे और उसे मिटा दिया गया। यानी 2 डिग्री कोई अक्षांश, जब हम बात कर रहे हैं ना, वो 2 डिग्री तो कोई 2 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री के अंतराल पे खींचा गया। समझ में आया बात? या कोई प्रॉब्लम? यानी वो कोई अक्षांश रेखा नहीं है, और काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझ में आया बात? या तो वास्तव में 2 डिग्री कोई 2 डिग्री की रेखा नहीं है, आया समझ में? कोई एक रेखा नहीं है, वो 2 डिग्री का वास्तव में कोण है, उसे काल्पनिक तरीके से 2 डिग्री मान लिया गया। अरे भाई साहब, 0 से लेकर ना एक, जो तुम लिख रहे हैं तो मतलब छोटी छोटी दिखा दे रही होगी, 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो। जैसे यहां से मेरठ जा रहे हो, कितना तुम्हें ऐसा दिखाई दे रही ऐसे। समझ में आया बात? या हम कह रहे ये 0 डिग्री अक्षांश और 2 अक्षांशों के मध्य रेखाएं, और जो अक्षांश रेखाएं ना ये हमेशा समान दूरी पर हो, समान दूरी पर, 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर होगी, 90 अक्षांश रेखाएं नीचे होगी। समझ में आया बात? या जितनी भी अक्षांश रेखा होगी सारी की सारी समान दूरी पर होगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक। तो अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं, इन्हें व्रत भी कहते हैं, अक्षांश व्रत, अक्षांश व्रत, ठीक। इन्होंने कुछ ऐसा 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 विमान को खींचे हुए गए। देखो एक पूरी पूरी पृथ्वी हमारी है, उसका भी पूरा का पूरा केंद्र मान लिया, इसका उत्तरी ध्रुव मान लिया, और ऐसा करके व्रत खींच देंगे पूरे के टाइप से चारों तरफ तक। समझ रहे हैं इस बात को तुम? ऐसा समझ लो, ये 0 डिग्री 1 2 3 4 5 इस तरह के 90 वर्त दिखा देंगे आपको, और 90 वर्त नीचे दिखाई देंगे इस तरह के। तो अक्षांश रेखाओं को अक्षांश रेखा न कहते हुए एक प्रकार का व्रत भी कह सकते हैं। अक्षांश व्रत कहोगे तो भी अच्छा होगा। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? तो अक्षांश रेखाएं एक प्रकार के अक्षांश व्रत हो। कोई प्रॉब्लम? अक्षांश व्रत 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी हो? 111 किलोमीटर। ये सवाल पेपर में पूछे हुए सब। 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी हो? ये कैसे ज्ञात करी होगी? मान लिया गया कि 111 किलोमीटर की दूरी पे 1 डिग्री है। समझ में आया बात? है कुछ भी मानना भी तो पड़ता होगा, हर चीज ज्ञात नहीं करते। 111 किलोमीटर की दूरी पे कितना? 1 डिग्री। उस अगले दो अक्षांश होंगे, 2 से लेकर 3 के बीच में, वो भी 111 किलोमीटर होगा। 3 से लेकर 4 के बीच में 111 किलोमीटर होगा। समझ में आया बात? धीरे धीरे जैसे ऊपर चलते रहोगे ना, तो बताओ, ये तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा, समझ में आया? ठीक। तो ये बताओ, एक अक्षांश ये होगा, एक अक्षांश ये होगा, एक अक्षांश ये हो जाएगा, एक अक्षांश ये हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अक्षांश,
जैसे यहाँ तक पहुंचेंगे कितने अक्षांश हो जाएंगे, ये कितने अक्षांश हो जाएंगे 90, 90 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता होगा। तो कितने अक्षांश हुए, कितने अक्षांश हो गए टोटल, ये 90 अक्षांश हुए नहीं हुए, ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। ये देखो टोटल कितने अक्षांश हो चुके होंगे, 90 अक्षांश हो चुके हैं। इधर तो जाओगे जैसे 90, इधर कितने अक्षांश हो चुके होंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ कितने डिग्री का कोण बन जाता है 90, कोई दिक्कत यहाँ तक, और 90 नीचे। यहाँ भी 1 डिग्री का अक्षांश होगा, यहाँ 2 डिग्री का अक्षांश होगा, यहाँ 3 डिग्री का अक्षांश होगा, ज्यादा ज्यादा 4 का होगा, फिर नीचे चलते जाओगे, यहाँ लास्ट कितने का होगा 90 का हो जाएगा। तो 90 ऊपर 90, तो टोटल अक्षांश कितने हुए, टोटल अक्षांश, अक्षांश की बात बता रहा हूं मैं, केवल अक्षांश, अक्षांश रेखाओं की नहीं, समझ आई बात है। टोटल अक्षांश कितने हुए, टोटल अक्षांश, तो 90 ऊपर 90 नीचे। अब बताओ कितना हुआ, तो 90 प्लस एक भूमध्य रेखा वाला 0 डिग्री वाला है, आया समझ, तो 90 ये 181 नहीं बैठेंगे, एक तो ये हुआ ना, आया समझ 0 डिग्री वाला, तो कितने हुए 90 प्लस 90 बराबर 181, तो कुल अक्षांश 82 कैसे बैठ जाएंगे, 90 में 90 जोड़ोगे 80, 180, 180 में एक जोड़ोगे ना, ये मैडम हार्वर्ड से पढ़ गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लंदन के, वहां से पढ़ गई, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गए। चुप हो जाओ, 181 हुए नहीं हुए, कितने हुए, तो कुल अक्षांशों की संख्या बता दो मुझे कितनी होगी, कैसे हुई समझ में आया, साफ साफ चित्र बना लेना अच्छी तरह के, समझ आई बात। मेरे पास नोट्स भी है, वो भी भेज दूंगा, डोंट वरी, लेकिन मेरा मानना कि आप अपना स्वयं नोट्स बनाओ तो माइंड ज्यादा विकसित हो पढ़ने के बाद, समझ में आई बात। या ये रेडीमेड कॉपी पर जो कट पेस्ट है ना, इनसे हमेशा दूर रहो, समझ आई बात, मेहनत करो तमीज से, इतनी बात बताओ समझ में आई, ठीक। तो अक्षांश रेखाओं की कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की बात नहीं करिए अभी, अक्षांशों की संख्या। एक्चुअली क्या हो, जो 90 डिग्री वाला ना हो, 90 डिग्री वाला, इसका इसकी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समांतर हो, इसकी तो तुम कोई रेखा नहीं खींच सकते। जो 90 डिग्री वाली लाइन है ने, या जो इसकी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, या कोई अक्षांश रेखा नहीं कहलाने की, क्यों नहीं कहलाने की, या इसके समांतर नहीं है। अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, अक्षांश अलग हो, अक्षांश रेखाएं अलग हो। अक्षांश रेखाएं क्या हो, ऐसे खींच दोगे लाइन, ऐसे खींचते चले जाते, ऐसे खींचते चले जाते, यहां कौन सी लाइन खींच दोगे, यहां लाइन खींच तो दोगे, लेकिन वहां विषुवत रेखा के समांतर नहीं होगी, समझे, लाइन खींच तो दोगे, हाँ वह विषुवत रेखा के समांतर नहीं होगी, लंबवत हो जाएगी, और विषुवत रेखा के जो समांतर होगी वही तो अक्षांश रेखा होगी। आया समझ में, इसलिए कहते हैं एक लाइन या काट दो, एक लाइन या काट दो, कितनी लाइन माइनस करनी पड़ेगी, 2, तो अक्षांश रेखाओं में तो 2, 181 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना बैठेगा 179, इसलिए कहते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्याएं 179 हो, अक्षांशों की संख्या 181 हो। बुद्धू समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अभी पर सवाल तुमसे पूछने जा रहा हूं, क्या बात बताया हूं, और ना बताया ना फिर देख लेना तुम अपना हाल, ठीक। ये यूपीएससी की पढ़ाई है, समझ में आया बैठ, इतना आसान नहीं है, समझ में आया, इतना आसान नहीं है। अगर सभी की बस की बात होती ना तो घर घर में साझा ये सोते हैं, ओके, समझ में, टिक ही नहीं पाता बच्चा, समझ, बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, बहुत सहनशीलता होनी चाहिए, बहुत अलग टाइप का उसका व्यवहार होना चाहिए, समझ, मन में अलग हर टाइम नए विचार चलने चाहिए, ये कुछ फीचर्स हो एथिक्स के दौरान पढ़ाए जाएं, समझ में आया बात। या और जो विषय ना, विषय को गहराई से कंघाड़ने वाला होना चाहिए जो बच्चा होगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो, और अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होंगी, जो विषुवत रेखा के समांतर होती है, ऐसी रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, ऐसी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं या विषुवत रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं जो विषुवत रेखा के समांतर होती है। ये सुनो, अब बताओ 90 डिग्री जो अक्षांश, ये अक्षांश रेखा बना सकती है, ठीक। अभी तुम्हारा नंबर लगाते हूं, आप खड़े होना जरा, आप बताओ ये अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 कैसा आई, अच्छा, तो ये यहाँ कौन सा पेंच फंसा हुआ, तो ये तो लंबवत हो जाएंगे ना, वो समांतर नहीं होंगे। शाबाश, बैठ जाओ, आप खड़े हो, आप बताओ ये क्या ड्रामा, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, आप इतना बता दो बस। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर खींची गई अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा कहलाती है, कितनी उनकी संख्या, अक्षांश रेखाओं की 179, अच्छा, अक्षांशों की अक्षांश 181। 181, बैठ जाओ, इंग्लिश सीख रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मजा आया, कोई प्रॉब्लम। ये अक्षांश रेखाओं के बारे में समझाना था तुम्हें, छोटा सा फैक्ट था, कोई दिक्कत। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होगी, शाबाश, पक्की बात। अब ड्रामा मत करना बिल्कुल भी, ठीक। अब एक सवाल और पूछने वाला तुमसे, ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया, ऐसा सवाल पेपर में पूछा हुआ, यूपीएससी में पूछा गया, लेकिन बहुत पहले पूछा हुआ,
बहुत पहले मतलब सन 2000 से भी पहले, अब जाके देख लेना। चलिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। हेलो बच्चों, ये क्या है आपका प्यारा प्यारा? ये भारत कहां स्थित है पृथ्वी में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये सर नो? एक्टिंग तो अच्छी करता हूं ना मैं, ठीक, अवार्ड मिलना चाहिए। चलो अच्छा, ये यहां पृथ्वी होगी, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश पर होगी। जो पृथ्वी ये हो ना हमारा भारत, जहां कन्याकुमारी ये वाला पॉइंट, ये 8 डिग्री अक्षांश से गुजरता होगा। ऐसा डायग्राम बना हुआ था वहां से, 8 डिग्री अक्षांश से गुजरता होगा। तो पता पूछ रहा कि जो पृथ्वी के अंदर जो भूमध्य रेखा हो, भूमध्य से रेखा से लेकर जो भारत है, भारत का जो सबसे निचले वाला कोना, वो कितनी दूरी पर, ये दूरी निकालनी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये दूरी निकालनी। तो इसके बीच में कितने अक्षांश बैठ जाएंगे? 8 अक्षांश नहीं बैठ जाएंगे? 8 अक्षांश बैठ जाएंगे नहीं? खा गए नहीं चक्रा? ये यूपीएससी है, इतना आसान नहीं है। अब बताओ, यहां से 0 के बाद 1 2 3 4 कितने अक्षांश बैठ जाएंगे? 8। एक अक्षांश की एक डिग्री का अंतराल पर कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। 8 में कितनी होगी? 8 8 8 888 किलोमीटर। इसका मतलब पृथ्वी की भूमध्य रेखा से ना, जो भारत का सबसे नीचे वाला कोना, वो 888 किलोमीटर की दूरी पर। ये ऑप्शन बता, 888 किलोमीटर। हम तेरे बिन, अब इतना है समझ में? डायरेक्ट उत्तर तो नहीं मिला ना, थोड़ा एप्लीकेशन यूज करना पड़ा ना, यही यूपीएससी। ऐसा समझ में, डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आता। थोड़ा अपना जो दिमाग है ना, उसको ना एक लेवल और ऊपर लेके जाना पड़ता है, इसी को यूपीएससी बोलते हैं। समझ में आया? उम्रें बीत जाती हैं, क्या बीत जाती हैं? ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिसको आप नहीं पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, उम्रें बीत जाएंगी। समझ में आया? ठीक, लेकिन इंसान बन जाओगे, ये गारंटी दे रहा हूं, और वो बनना जरूरी जिंदगी के अंदर। ठीक, बात समझ में आया? अगर इस तरह का कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, और यहां तुम्हें बता दे इसके बीच में कितना अंतराल मौजूद है, तो तुम आराम से निकाल लोगे। मैं चाहूँ तो अभी तुमसे उत्तराखंड की दूरी निकालवा लूंगा। उत्तराखंड विषुवत रेखा से कितनी दूर है? चलो उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। उत्तराखंड यहाँ से, उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर नीचे सबसे नीचे वाला है, उधम सिंह नगर का जो कोना सबसे, मान लो कितने में गुजरता, किसी पता? 28 पर। कितने पर? 28 डिग्री अक्षांश पर। 28 डिग्री अक्षांश पर ये उत्तराखंड जहां तुम बैठे हुए, यस 28 डिग्री अक्षांश। और ये विषुवत रेखा पृथ्वी की, गुणा करके बता दो कितना बैठेगा? 28 से गुणा 111 में करेंगे। 28 से नहीं है, 28 से गुणा किस में करेंगे? 111 में करेंगे, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो। ये 28 अक्षांश पे स्थित है। 28 से गुणा इसमें करोगे तो आपका आंसर चला आएगा कितने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। समझे? कोई दिक्कत? आराम से निकाल लोगे, चाहे कहीं की दूरी निकालनी हो। एक चित्र बना के दे दिया जाए आपको, और उसके पास अक्षांश लिख दिया जाए, और ये पूछिए कितने किलोमीटर की दूरी पर होगा, आराम से निकाल सको 4 ऑप्शन वाला। हो सके मुझे भविष्य में, निकट भविष्य में कोई सवाल बना दो, निकट भविष्य में आया समझ में, जब उन्हें इस तरह के सवाल बनाए तो। यस और नो? आर यू रेडी? तो हम आगे बढ़े, तैयार हो आप? ठीक, अभी अक्षांश रेखा है ना, इन अक्षांश रेखाओं के अजीब अजीब नाम, अजीब नाम। अरे नाम सुना तुम ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसके बाद आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ये क्या ड्रामा हो? समझ में आया? ये क्या ड्रामा हो, ये भी जानना चाहते हो? आ जाओ, कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर करके जाने वाले, कुछ नहीं छोड़ने वाले। आ जाओ बेटे, अक्षांश, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। कोई दिक्कत? बताया तो, आजकल का जमाना बदल चुका, आजकल का जमाना पीपीटी का। आज समझे? तो फिर बच्चा भी ने पीपीटी बन गया। क्या बन चुका? पीपीटी। उसका दिमाग बाहर चलता ही नहीं, उससे सोचना ही बंद कर दिया, लिखना ही बंद कर दिया बच्चे ने। और जब बच्चा लिखना बंद कर देगा ना, ये समझो उसका डेवलपमेंट रुक चुका, संवाद ही नहीं होता क्लासों में। ये मैं सोचू कहाँ की पढ़ाई है यार, ये कैसे पढ़ते होंगे बच्चे? बिना संवाद के आप नहीं पढ़ सकते, आपके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, टीचर का आप काम देखने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी, और आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपना काम करके लेके आते हो। यस और नो? तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को देखते होंगे, आ जाओ। समझे? तो पीपीटी की दुनिया से हमेशा दूर रहो और पढ़ने पर ध्यान दो।
सोशल मीडिया से जो ज्यादा किताबों के साथ वक्त गुजारो। समझ में आया बात? क्या कहां से? सोशल मीडिया से ज्यादा किताबों के साथ वक्त गुजारो, अपने नोट्स के साथ वक्त गुजारो जो क्लास में तुम्हें बनाया गया, और उसके साथ साथ किताब भी पढ़ो। समझ में आया बात? क्या जो बताया जा रहा तुम क्लास में, धीरे धीरे तुम्हारा लेवल अप किया जा रहा। सोशल मीडिया को अपना गुलाम बना लो, उसके गुलाम ना बनो, नहीं तो तबाह कर देने वाला। उसके अंदर बहुत ज्ञान छिपा हुआ, वही निकाल लो वहां से। मैं तो ऐसे ही तो करता हूं। ठीक, चले अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। चले देखो, ये हमारा अर्थ, मतलब इतना सुंदर बर्तन है तुम ऐसे नहीं बना सकते। सही है ना? गजब। बता सकते हैं ये एक प्रकार का वर्त था, इसका नाम अभी बताया था, 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या क्या नाम बताया था? नाम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और 0 डिग्री इक्वेटर, और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर, ये इसके नाम बताए थे। शाबाश। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में बसा हुआ, उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। यस। कोई दिक्कत यहां तक? पूर्व की ओर की पश्चिम की ओर? एक छात्रा बताती पश्चिम की ओर, ऐसे लग रहा है कि साइड वाले एंगल से देख रही थी। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलो अच्छा, ऊपर क्या हो? उत्तर, नीचे क्या हो? दक्षिण। अक्षांश रेखाओं की एक खास बात हो, अक्षांश रेखाओं की संख्या ना, ध्यान तो देगा ना, अभी तो तुम पढ़ चुके, अक्षांश रेखाओं की जो संख्या ना ऊपर जाने पर धीरे धीरे कम होती जाती है। देखो कम नहीं हो जाएगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या कम नहीं होने की, संख्या नहीं, उनकी दूरियां कम होती जाती है, उनकी लंबाई कम होती जाती है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर। तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की संख्या की लंबाई घटती जाती है। ये बात सही है गलत है? स्टेटमेंट इस तरह का यूपीएससी सवाल बना दो, पीछे से बना सकता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुव नीचे भी, ध्रुव ऊपर भी, यहाँ उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी अपने अक्ष पर न, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही, ऐसा करके घूमती चली जा रही, घूमती चली जा रही। दूसरी, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही, ऐसे वजह। किसके चारों ओर चक्कर? यस और नो? तो पृथ्वी कितने प्रकार की गति कर रही? 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे। किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे? यस और नो? पृथ्वी भी लगा रही ना, ऐसे समझ में। ये सारे के सारे 8 के 8 ग्रह किसके चक्कर में पड़े हुए? किसके पीछे पड़े हुए? हाथ धो गए। कितने ग्रह? 8 ग्रह। मोहतरमा, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई लाफिंग? यस और नो? बात समझ में आया? चलिए, तो ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के भी चारों चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। प्लेनेट, प्लेनेट। बात समझ में आया? ठीक। और जो ग्रह के भी चारों चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट। ये तो मूवी बनाई थी सैटेलाइट शंकर, देखिए किसी ने सैटेलाइट शंकर? नहीं, घर जाकर देख लेना, मस्त मूवी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ठीक। ये उत्तरी गोलार्ध, देखो 1 डिग्री अक्षांश आने वाला, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, ऐसे ऐसे करते चले जाओगे तो आपका एक अक्षांश आने वाला 23.5 डिग्री अक्षांश। कौन सा? उस रेखा का एक स्पेशली नाम दे दिया गया, उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब मैं नाम लिखने जा रहा हूं, उत्तर की ओर ये रेखा उत्तर की ओर पाई जाती है, भारत के 8 राज्यों को गुजरती है रेखा भाई साहब, बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल गुजरात से, मध्य प्रदेश से 8 राज्यों से गुजरती है। ये भी नाम बताने वाले आपको, समझ में आया बात? या ठीक, वो 8 राज्यों से गुजरती है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। समझ आई बात? या बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन यही था, बार बार कंफ्यूज हुए इसमें। ये 23.5 डिग्री अक्षांश, ये तो 0 डिग्री हुआ हमारा, इसका नाम है 23.5 डिग्री, और 23.5 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 23 से 1/2, ये 23.5 डिग्री हो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चल, इसे इस रेखा को इसका एक अलग नाम दे दिया गया, इसे बोलते हैं बेटे कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा। अभी हम सवाल पा रहे हैं आपके, जो आपके मस्तिष्क में अभी चल रहा, कर्क रेखा क्यों कहते हैं? समझ में आया बात? है नीचे जाओ, नीचे जाओ। इसी रेखा को 23.5, बताओ जब 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होगा, उत्तर की ओर होगी ये रेखा, तो दक्षिण की ओर भी तो होगी रेखा। इसे पता क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर रेखा को 23.5 डिग्री रेखा को नीचे कहते हैं इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। ये ना ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच को गुजरती है, यहां ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ, बिल्कुल बीचों बीच को गुजरती है। यस और नो? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। 23.5 डिग्री क्यों? 24 डिग्री क्यों नहीं कहा कर्क रेखा? पहले ये बता दो कर्क रेखा क्यों कहा?
बाकी बकवास बाद में, ठीक। पहले बताओ कर्क रेखा क्यों कहा, और ये बताओ मकर रेखा क्यों कहा। कितने बंदे बैठे जिसकी कर्क राशि, मकर राशि किसकी, कुंभ वाले कितने, कुंभ वाले, जब कुंभ वाले हो आप, मैं भी कुंभ वाला हूँ। तुला राशि किसकी, तुला, ठीक। अभी समझाते हैं आसान भाषा में, सुनो ध्यान से, सुनो ना अच्छे तरीके से। सवाल यही तो पेज फंस जाने वाला। अरे भाई हम आपसे पूछने वाले, ये बताओ कि कर्क रेखा को कर्क रेखा क्यों कहते हैं और मकर रेखा को मकर रेखा क्यों कहते हैं। तो भाई साहब ये पता क्या होता होगा, ये जो सूर्य है ना आपका, सूर्य हमारी गैलेक्सी में चक्कर लगाता रहता। क्या लगाता रहता, चक्कर। दुग्ध में खिला नाम हो उस गैलेक्सी का, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, आकाश गंगा। जब चक्कर लगाता रहता होगा तो ये ना, जो सूर्य चक्कर लगाता हुआ ये ना तारों के मंडल से गुजरता, तारों के बहुत सारे मंडल से गुजरता, क्योंकि सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा, तारों के मंडल से गुजरता। उन तारों के जो मंडल समूह को पता क्या कहते हैं, राशियां कहते हैं, राशियां। अलग अलग तारा मंडल का अलग अलग नाम। अगर वो गुजर रहा तुला तारा मंडल से तो उसका कहते हैं तुला राशि। अगर कुंभ मंडल से गुजर रहा तारों का समूह, तो सूर्य अगर गुजर रहा उसे बोलते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि। और जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जब कर्क मंडल से होकर गुजरता होगा, कर्क मंडल समझ चुके, तारों का समूह एक प्रकार का, समझ में एक बात है। उस तारों के समूह के नाम तो तारामंडल हो, इसके नाम पर रख दिया गया कर्क मंडल। कर्क मंडल के नाम पर ही कर्क रेखा रख दिया गया, क्योंकि कर्क मंडल से इस टाइम में जब सूर्य यहाँ से गुजरता होगा, आया समझ, तो यहाँ इस टाइम गुजरता होगा, इसके ऊपर नहीं जा पाता सूर्य, बस यहीं तक ही पहुंचता होगा। फिर इसके बाद नीचे दक्षिण में चला जा, लास्ट उसकी सीमाओं बस यहाँ से की, तो सूर्य की किरणें यहीं खड़ी पड़ती है, साल भर यहीं खड़ी पड़ती है लगातार, इसके ऊपर नहीं जा पाता। आप देखना 21 जून को भारत के अंदर, समझ में आ बात, खड़े होकर देखना जबरदस्त मात्रा में गर्मी पड़ती है, और 21 जून को ना आपकी जो परछाई है बहुत छोटी हो जाती है, देखिएगा कभी अपना, समझ में आया 21 जून को। और 21 जून के बाद नहीं जो सूर्य दक्षिण में चला जाता, नीचे चला जाता, और यहाँ जब दक्षिण में चला जाता नीचे सूर्य जनवरी के टाइम पर, जो जनवरी के टाइम पर यहाँ चला जा, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में खड़ी खतरनाक तरीके से गर्मी पड़ रही होगी, समझ में आया बात। उसी टाइम हम जनवरी के महीने में मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि वो मकर मंडल में चला गया। मकर मंडल का समझ गए तुम, तारों का वो समूह, उसका नाम मकर है। ऐसी ऐसी बहुत सारी राशियां तारामंडल का समूह, ये सुनो, समझ में आया बात। इतना गहराई से अध्ययन करना होता, इतनी बात बताओ। तो बताओ सूर्य की किरणें ना इससे ऊपर नहीं जा पाती, सूर्य की किरणें हमेशा इससे नीचे रहती है, सूर्य की जो किरणें ना इससे नीचे नहीं जा पाती, इससे हमेशा ऊपर रहती है। तो ये कर्क रेखा कोई कर्क रेखा स्पेशल नाम नहीं है, ये तारामंडलों का समूह, उसी कर्क उनके नाम पे ही राशियां रखी हुई। समझ, थोड़ा थोड़ा तो ज्योतिष मैंने नहीं पढ़ा हुआ, समझे, तो उसका भी इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, उसे भूगोल से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसलिए कहता हूँ मैं तुम्हारा हाथ देख के तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे राशियों में कौन कौन से दोष चल रहे हैं। रियलिटी में लोग मुझे बहुत हाथ दिखाते हैं, ऐसा समझ लो। लेकिन इंसान का जो नसीब हो ना, वो हाथों की लकीरों में नहीं होता। कहाँ हो, मेहनत के अंदर। क्योंकि किसी महान किसी कलाकार ने यही कहा, नसीब तो उनका भी हो जिनके हाथ नहीं होते, नसीब तो उनका भी हो जिनके हाथ नहीं होते। सही कहा, बिल्कुल कहा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कर्क रेखा का नाम कर्क रेखा क्यों हो? अब थोड़ा सवाल की ओर भी चलने वाले कि सवाल कैसे पूछे जाने वाले पेपर में, तुम्हारी बात लग जाने वाली। अगर तुमसे पूछ लिया ना, बताओ कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती होगी, अब बताओ, फिर समस्या, फिर ढूंढते हो खोजते रह जाओ कौन से महाद्वीप से गुजरती होगी, ठीक। और याद कर, नक्शे में देखते रह जाओगे, लेकिन मेरे पास ट्रिक मौजूद है, ट्रिक बताऊंगा आज, कभी नहीं भूलने जिंदगी में। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, ये भी चक्रा खा जाओगे। कितना कन्फ्यूजन है यहाँ। 7 महाद्वीप हमारे पास मौजूद है, नहीं हमारे पास कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीप ने जो कौन कौन सी रेखाएं इनसे होकर गुजरती होगी, ये हम देखने वाले आज। जानना चाहते हो? चलिए जानने वाले, लेकिन पहले और भी चलो। 66.5 डिग्री एक और ऊपर रेखा, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का नाम रख दिया गया, इसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक व्रत भी कह सकते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क व्रत भी कहते हैं। आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा कह दो। कितने डिग्री पे? 66.5 डिग्री पे, ठीक। नीचे दक्षिण में चले जाओ, दक्षिण में, जैसे आप दक्षिण में चले जाओगे ना, ये भी 66.5 डिग्री, इसका भी नाम यही है, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक रेखा।
इतनी बात तो समझ में ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझा दोगे कौन कौन सी रेखा क्या क्या नाम होगा? ठीक, इस कर्क रेखा के लिए इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं पता किसी को? ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। चलो अपनी स्टडी हिंदी में रखो, ज्यादा ऊपर मत उड़ो। समझ में आया बात? या तो आर्किटिक रेखा समझ में आई, कर्क रेखा समझ में आई कौन कौन सी होगी, मकर रेखा समझ में आई, अंटार्कटिक रेखा समझ में आई, यस और नो? ठीक, अब सवाल एक ही पूछा जाता, कौन कौन, बताओ हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप मौजूद है? 7 वर्तमान समय में। ठीक, लेकिन एक महाद्वीप ऐसा जो सबसे नीचे दक्षिण में, उसको कोई भी रेखा नहीं हो गुजरती। ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। तो महाद्वीप टोटल कितने बचे? 6 बच्चे के 6 के नाम तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं पता तो सुन लो, देख लो कौन कौन से हो। सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो ना, उसका नाम हो एशिया। उससे जो छोटा हो उसका नाम हो अफ्रीका। सबसे फिर उसके बाद आता उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे दक्षिण अमेरिका, उसके बाद कौन सा आता? यूरोप, और सबसे लास्ट पर जाने वाला एशिया। तो कितने महाद्वीप हुए? ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट में जाने वाले 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो इनसे तुम बताने वाले, ये भी पूछा जाएगा तुमसे, आर्किटिक जो रेखा वो कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती होगी? बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ से, और याद भी नहीं कर पाते बच्चे। देखिए जब आपके पास वो मैप पढ़ा दूंगा ना मैं, उसमें आपको देखना बताओ, अपने घर जाकर मैप में देख लेना, हकीकत में गुजरती है। अभी सोच रहे होंगे मैप में, सोच रहे होंगे, सोचना चाहिए इस तरह, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक मौजूद है, वो आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। और इस तरह सवाल पूछ लिया गया यूपीएससी में, यहाँ से सवाल पूछ लिया गया। समझ में? कौन सी रेखा पूछा है, जो विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, ये पूछा हुआ। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं वहां गुजरती है? ऐसे ऐसे सवाल पूछे हुए, बड़ा कंफ्यूजन है। जानना चाहते हो? कुछ बता दो फिर भाई जी, बता दूं? ठीक है, चलो 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 चलो, इसे मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं और तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि मेरे पास जगह शेष रहे लिखने के लिए। चले ध्यान से सुनना। अभी आपको बताए गए 6 महाद्वीप के नाम। कितने? 6 महाद्वीप के नाम बताए गए आपको। नंबर पहले महाद्वीप का नाम बताओ, क्या बताया गया था? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ये घटते क्रम में लिखिए, एशिया। दूसरे नंबर का महाद्वीप बताया गया था, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया क्षेत्रफल के लिहाज से। दूसरे नंबर बताओ अफ्रीका, सही है ना? उसके बाद तीसरे नंबर का महाद्वीप बताओ, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद बताओ चौथे नंबर का महाद्वीप, ये क्षेत्रफल के घटते लिहाज से ये भी सवाल पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा महाद्वीप 3, चौथे 4 मैचिंग करने से पूछ सकता सवाल को। चौथे नंबर पूछे बताओ दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर का बताओ, पांचवें नंबर यूरोप। छठे नंबर का बताओ ऑस्ट्रेलिया। ये तो मेरा फेवरेट है। कोई दिक्कत यहां तक? मैम प्लीज, इसे समझाने के लिए ना मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं और तुम्हें लास्ट तक याद आने वाली है, क्योंकि यहाँ तो बार बार सवाल पूछे थे, बड़ा कंफ्यूजन है। पहले बताओ इनका नाम याद रहने वाला का 6 के 6 का नंबर। फर्स्ट पहले वाले का नाम बताओ, क्या इसे एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम है आ, इसका नाम है मैं, क्या बन गया? आम। एक और बता रहा हूं, आ फिर लिखो, फिर मैं, क्या बन गया? आम। कोई दिक्कत यहां तक? लिख दिया ना? फिर लिखा आ, फिर एक बार लिखो मैं, क्या बन गया? 3 बार लिख दोगे आम। कोई दिक्कत यहां तक? अरे भाई आम लिख दोगे क्या? लिख दोगे? ऐसे लिख दोगे आम। बड़ा मस्त ट्रिक बताने वाला हूं, आम। देख लो, ध्यान तो समझने ना अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद 2 बार लिखना है कवि। क्या लिखना? कवि। क्या लिखा? ध्यान से अच्छे तरीके से, यहां क्या लिखा? उसके बाद लिखा वी, कवि। हाँ, उसके बाद देखो यहां फिर लिखा कवि। लिख दोगे? ऐसा तो लिख ही दोगे। उसके बाद दिक्कत हो कुछ? उसके बाद एक बार ऐसे लिख दो कवि, क और वी। इतना लिखना सीख गएगा, यूं बता दो बस मुझे, और आसान भी होगा आपके लिए। और ये लिखना आसान भी होगा, नहीं होगा? ठीक, एक बार दोबारा समझ लो। अगर आपको ये पता करना हो कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और ये अंटार्कटिक रेखा या विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती होगी, कौन कौन से महाद्वीप से नहीं होकर गुजरती होगी, आओ तुम्हें बताते हैं। आओ बच्चों, तुम देखो, अगर जो आ लिखा हुआ, आ कहीं आ लिखा हुआ, इसका मतलब हो
आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। देखो बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं तुमसे। दूसरे नंबर पर अगर कहीं लिखा हुआ ना, मैं लिखा हुआ, मैं का मतलब मकर रेखा, मकर रेखा नहीं, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। उसके बाद कहीं लिखा हुआ ना, क्या क्या का मतलब वो कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये ट्रिक बनाई गई, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। वी का मतलब विश्वत रेखा, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? सबके बारे में समझ में आया? चलो आओ पता करते हैं। चलो अभी हम तुम्हें मैप नहीं पढ़ाए ना, तो आप अपने मैप में देखिएगा घर जाके। एशिया, एशिया, एशिया महाद्वीप, इस तो कौन कौन सी रेखा गुजरती है? सामने लिखा हुआ आ का मतलब आर्कटिक रेखा को गुजरती है। क्या क्या का मतलब कर्क रेखा को गुजरती है, देख लेना मैप में जाकर। वी का मतलब विश्वत रेखा को गुजरती है, अपने मैप में जाकर देख लेना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा आया समझ में। जो आर्कटिक वर्त है 66.5 डिग्री नहीं आए, 66.5 डिग्री उत्तर में नहीं आए, आया समझ। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नहीं होती उत्तर की ओर, वो भी उससे गुजरती है एशिया से। वी का मतलब क्या हो? विश्वत रेखा, तीनों को गुजरती है, तीनों रेखाएं उससे गुजरती है। कितना मस्त सवाल है वो। यस और नो? समझ में आया? एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ जिस तक कर्क रेखा भी होकर गुजरती हो, विश्वत रेखा भी और आर्कटिक रेखा भी गुजरती हो। ऐसे महाद्वीप का नाम एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। यस और नो? ठीक, ओके। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देख लो। मैं का मतलब पक्का मकर रेखा होकर गुजरती होगी अफ्रीका महाद्वीप से। क का मतलब कर्क रेखा भी होकर गुजरती होगी। विश्वत रेखा भी होकर गुजरती, यानी कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, विश्वत रेखा भी। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। कई बार पूछ लिया पेपर के अंदर, इसलिए ऐसा लिख दिया हूं इसके ऊपर। कई बार पूछ लिया ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ जिससे तीनों रेखाएं वो गुजरती हो। कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विश्वत रेखा भी। ऐसे महाद्वीप का नाम क्या होगा? कल मैं शॉर्टकट में पूछूंगा तुमसे, बेटे बताओ कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती होगी। तो दक्षिण अमेरिका से देख लो, पहले उत्तरी अमेरिका से देख लो। उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक रेखा और कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विश्वत रेखा। दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से ध्यान से सुन सकते हो, आराम से प्यार के साथ लिख लो। 3 बार आम लिखो, फिर कवि लिखो, 1 बार वर्टिकल में लिख दो कवि कर्क, आराम से चाहे जो सा हो चाहो वो निकाल लो। समझ, कंफ्यूजन नहीं होना आंसर, कोई दिक्कत बेस्ट नहीं है। ठीक, तुम्हें मेरे हिसाब से इसे सुविधाजनक रहता है याद करना, इस तरह इसलिए बनाया गया। 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सबसे जल्दी निकाल लोगे। ठीक, अब मन मस्तिष्क में चलता रहेगा तुम्हारे यहाँ। चलो ऊपर से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आम आम आम, कवि 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 लेटा के लिख दिया। अब कुछ जो चाहो निकाल लो, कोई दिक्कत? चलो दोबारा, एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आम आम आम, कवि कवि कवि। बात समझ में आया? अब जो चाहो निकाल लो। यस और नो? आज के एपिसोड में हम रखते हैं इतना ही, और आपकी हमारी जो मुलाकात होगी वो कब होगी? अब कल होगी। समझ में आया बात है? ये बताओ भूगोल बेकार विषय लगा कि अच्छा लगा? ऐसा मतलब कुछ अलग पढ़ने को मिल रहा, कुछ अलग सीखने को मिल रहा? जो बच्चे पहले पढ़ रखे थे उनको कुछ अलग सीखने को मिल रहा, नहीं मिल रहा? यस और नो? तो आपकी हमारी मुलाकात अब कल होगी, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके? दिशा। पर्सन देखते रहना, मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट, जितने पर्सन आए हुए होंगे पेपर में, चाहे पीसीएस के हो चाहे यूपीएससी वाले हो, आराम से ग्रुप में सेंड करते रहना सब बच्चे। ठीक, उससे इनोवेशन बना रहता है। देखो आपने आज ही पढ़ाया, ये पेपर में आया हुआ, पीसीएस में आया हुआ, देखो इस तरह का, देखो यूपीएससी के अंदर ये सवाल आया हुआ, इससे क्या बहुत इनोवेटिव रहोगे आप। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कहते हैं कोई इंसान अगर बिना क्वेश्चन के चल रहा हो ना तो महामूर्ख हो। इसलिए कहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब लोग क्वेश्चन बैंक हमेशा साथ में रखो, पिछले साल के जो पेपर है वे साथ में रखो। मेन चीज है, वे आपको बता देंगे साफ साफ कौन सी दिशा में हमेशा आगे बढ़ने वाले तुम। समझ में आया? तो मेन काम एक ही होगा, क्वेश्चन बैंक हमेशा आपके साथ में होना चाहिए किसी भी एग्जाम का। ये जो भूगोल पढ़ा रहा हूं कुछ भी पढ़ लो, चाहे छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम, कितना भी छोटा कितना बड़ा, सब कुछ समाई चीज के अंदर मौजूद होगा। जितने चाहे इतने प्रकार के फैक्ट मौजूद होंगे, जैसा चाहे ऐसा पढ़ लो। लास्ट क्लास होगी यही जो चलेगी भूगोल की, ऐसी होगी 90 या 80 के आसपास कक्षाएं होगी भूगोल की। छोटा मोटा विषय नहीं है, लेकिन उसमें ना मेंस के पर्सन भी शामिल होंगे। समझ में? आने वाली जो पीढ़ियां पढ़ रही होंगी ना, मेरे भूगोल की वीडियो देखकर पढ़ रही होंगी।
समझ में आया? लगभग 3 महीने के आसपास भूगोल चलने वाला, लेकिन ऐसा चलने वाला उसके बाद जीवन काल में कभी भूगोल ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस और नो? आज के एपिसोड में इतना ही, फिर कल मिलते हैं। कल देशांतर रेखाओं के बारे में समझा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक को इतनी गहराई से कभी अध्ययन कराया गया हो, ये पढ़ा होगा। समझ में आया बात है? मेरा ऐसा मानना। ओके।